बच्चों हम लोगों का लेसन 4.5 द लास्ट लेसन जो था वो कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया है पूरे लेसन का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मुड़ते हैं, दैट इज़ मार्जिनल क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। In front of you, you can see only the answers. For questions, you have to refer the book and we are on page number 117, 117 page number. So, the first question I am reading, look in your book, who is Mr. Hamel? तो मिस्टर हैमल कौन है? अब जब हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था तो यहाँ पे एक्चुअली तो दिया नहीं था कि मिस्टर हैमल कौन है, लेकिन क्योंकि कहानी की शुरुआत में ऐसा दिया है कि मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल्स का लेसन याद करने को दिया था, तो लेसन याद करने के लिए या क्वेश्चंस कौन पूछता है? टीचर्स या मास्टर्स, स्कूल मास्टर्स। तो इसीलिए हम लोग उस लाइन का सहारा लेकर लिख सकते हैं कि हु इज़ मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल इज़ अ स्कूल टीचर और इज़ अ स्कूल मास्टर। कुछ भी एक आप लिखिए, स्कूल टीचर लिखिए या फिर स्कूल मास्टर लिखिए, फुल स्टॉप। आसान है क्वेश्चन समझने के लिए। सेकंड है, फाइंड द एक्सप्लेनेशन फॉर पार्टिसिपल्स गिवन इन द बुक। बुक में पार्टिसिपल्स एक वर्ड आया है, उसका एक्सप्लेनेशन यानी वो पार्टिसिपल का मीनिंग क्या है वो आपको पूछा है। तो देखिए मीनिंग आपके सामने है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टिसिपल्स, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, एक शब्द जो वर्ब से निर्माण होता है। वर्ब यानी एक्शन वर्ड जो है उससे तैयार होने वाले शब्द को हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो वो क्या काम करता है पार्टिसिपल्स? एग्जाम्पल भी दिया है आपको कि गोइंग, गो जो वर्ब है उससे गोइंग हुआ है, गो से गॉन हुआ है ना। वर्ब कौन सा था? गो। तो उन्होंने बोला है कि उससे फॉर्म होने वाले वर्ड तो कौन से है यहाँ पे? गोइंग और गॉन। एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। या बीइंग और बीन, टू बी का फॉर्म जो है, बी और टू बी जो है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर जो फॉर्म होता है उसका बीइंग और बीन थर्ड फॉर्म लिया है, ठीक है। सो इसे कहते हैं पार्टिसिपल्स। अब ये क्या काम करते हैं? एंड यूज एज एन एडजेक्टिव। अब ये जो पार्टिसिपल्स है ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये कोई वर्ब का काम नहीं करते, इसीलिए उनको पार्टिसिपल्स कहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन का मतलब है कामकाजी महिला, जो ऑफिशियल काम भी करती है, घर भी संभालती है, उसको कहते हैं वर्किंग वुमन। तो वर्किंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्किंग क्या है? एडजेक्टिव है। कैसी वुमन? वर्किंग वुमन, ओके। तो वर्किंग इज एन एडजेक्टिव। जैसे रनिंग बस, ही स्टॉप द रनिंग बस, अगर ऐसा वाक्य बोला मैंने, ही स्टॉप द रनिंग बस, उसने रनिंग बस को स्टॉप किया। तो रनिंग जो है ये वर्ब नहीं है। चलती हुई गाड़ी यानी एडजेक्टिव है। कैसी बस है वो? खड़ी हुई थी क्या? नहीं, चल रही थी, रनिंग बस, और उसने स्टॉप किया, स्टॉप किया यानी रोका, यहाँ पे रोकने की एक्शन हुई यानी ये वर्ब हुआ। और कैसी बस को स्टॉप किया? रनिंग बस को। तो रनिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव, समझा। स्विमिंग टैंक, टैंक कौन सा? आप टैंक यानी कोई भी छोटा मोटा जो तालाब होता है उसको भी टैंक कहा जाता है, लेकिन जब पर्टिकुलरली मैं स्विमिंग टैंक बोलती हूँ तो स्विमिंग तो एक्चुअली वर्ब है, लेकिन जब मैं स्विमिंग टैंक बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्विमिंग टैंक, तो वहाँ पे स्विमिंग का मतलब मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ ऐसा नहीं, मैं स्विमिंग टैंक तक जा रही हूँ। तो कैसा टैंक? स्विमिंग टैंक, यानी स्विमिंग ने टैंक में आपको इंफॉर्मेशन ऐड की है, इसीलिए वो एडजेक्टिव हुआ। तो स्विमिंग, वर्किंग, अब थर्ड फॉर्म दिया उन्होंने बर्न्ट, ये सारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। टोस्ट कैसा? बर्न्ट टोस्ट, जला हुआ टोस्ट, समझ में आया? तो ये थर्ड फॉर्म हुआ। जैसे गॉन थर्ड फॉर्म है या बीन थर्ड फॉर्म है, वैसे ही बर्न्ट ये थर्ड फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म में भी पार्टिसिपल्स आते हैं और पास्ट परफेक्ट फॉर्म में भी, यानी ईएन या ईडी के भी फॉर्म में ये पार्टिसिपल्स आते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये एडजेक्टिव का काम करते हैं वाक्य में, ओके। दूसरा एक दिया है एंड एज अ नाउन, और ये जो पार्टिसिपल है ये नाउन यानी नाम, संज्ञा का भी काम करता है। कैसे? गुड ब्रीडिंग, अच्छी नस्ल। तो अच्छी नस्ल जो शब्द है वो नाउन है, हमें नस्ल नज़र आती है ना। जैसे डॉग्स की अच्छी नस्ल होगी, फूलों की अच्छी नस्ल होगी, तो वी से दिस इज़ अ गुड ब्रीडिंग।
तो दैट इज़ द नाउन। तो ये नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है पार्टिसिपल। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन वॉट रीजन डज दैट स्टोरी टेक प्लेस? कौन सी जगह पे ये कहानी हुई है, यानी ये कहानी का जो कुछ भी पिक्चराइजेशन या हम लोगों के सामने ये जो कहानियाँ ये कौन से रीजन में। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये इंडिया का कोई भी रीजन नहीं है, कहीं तो भी बाहर देश का है। तो वो कौन सा है देखिए। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द रीजन ऑफ अल्जास। आप अल्जास भी बोल सकते हो और या अल्सेस भी कह सकते हो इसको। तो इन फ्रांस, तो लिखना है तो आप इन फ्रांस लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस गांव का या टाउन का नाम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमको छोड़ना है क्योंकि ये पढ़कर, लेसन पढ़कर हमें कौन से टाइम का ये लेसन है ये पता नहीं है। इन व्हाट टाइम पीरियड डज द स्टोरी टेक प्लेस, तो हम लोग उसे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज़ इट लाइक व्हेन योर स्कूल बिगिंस, टेल इट इन शॉर्ट। जब आपकी स्कूल शुरू होती है तो ये स्कूल शुरू होने के पहले माहौल कैसा होता है? आते ही एकदम शांत रहता है क्या? नो। जब तक शिक्षक क्लास में नहीं आते या प्रेयर वगैरह स्टार्ट नहीं होती तब तक किस तरह का माहौल होता है? तो आपके पास पैराग्राफ में दिया हुआ है। देयर इज़ अ ग्रेट बसल विच कैन बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन unison very loud, and the teacher great ruler rapping on the table. The teacher's great ruler also rap on the table. तो इस तरह का माहौल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप लोग। तो ये आपके पैराग्राफ से ही लिया हुआ भाग है और ऐसा ही जनरली स्कूल का वातावरण होता है जब स्कूल ओपन होने वाली होती है। तो वही हमने लिखा है। जब हमने लेसन पढ़ा था या देखा था तब मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस स्कूल खुलने के पहले जो माहौल रहता है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट है, वाई इज़ द आयरन रूलर सेड टू बी टेरिबल? आयरन रूलर को यानी लोहे की छड़ी को टेरिबल, भयंकर क्यों कहा गया है? तो अपने स्कूल में तो नहीं होती है यूज़, है ना। पहले के ज़माने में, हमारे ज़माने में भी छड़ी की मार बहुत पड़ती थी और हमारे लिए भी वो छड़ी टेरिबल थी और उसी की वजह से हम पढ़ाई भी करते थे और टीचर्स की सारी बातें भी मानते थे और पूरी शिस्त का, यानी आपके जो कुछ भी नियम बताए गए हैं स्कूल में उनका सबका भी पालन किया करते थे बिकॉज ऑफ द रूलर। अब वाई इट इज़ कॉल्ड टेरिबल ये आपको बताना है। द आयरन रूलर इज सेड टू बी टेरिबल बिकॉज इट हिट्स हार्ड ऑन द बॉडी, जम के पड़ती है बॉडी पे, शरीर पे, एंड एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ इट, और सभी को इसलिए डर लगता है क्योंकि उससे दर्द भी होता है ना। तो इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, बस इतना दिया तो भी चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, और हर आंसर को लिखते वक्त मैंने क्वेश्चन का किस तरह का पार्ट यूज़ किया है, वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब किस तरह से चेंज किया है, ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है और एक दो बार अपने हिसाब से भी देखकर, बिना देखकर दोनों तरीके से लिखना है जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में दिक्कत ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु इज़ नरेटिंग द स्टोरी? ये स्टोरी कौन बता रहा है, कौन है नरेटर, इसका राइटर कौन है? तो यहाँ पे जो मिस्टर हैमल है उन्होंने फ्रांस करके नाम लिया था और ये फ्रांस की कहानी है क्योंकि वो आई करके बता रहे हैं ना, मैं करके। तो ये कहानी किसकी है? फ्रांस की। तो आपके सामने आंसर है फ्रांस कॉमा अ स्मॉल बॉय, स्कूल बॉय इज़ नरेटिंग द स्टोरी। तो फ्रांस ये स्टोरी नरेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड मिस्टर हैमल ड्रेस अप ऑन अ स्पेशल ओकेजन? किस तरह से मिस्टर हैमल ड्रेस पहनते थे जब स्पेशल ओकेजन, कुछ खास अवसर होता था तब? तो देखिए आंसर भी आपके पास लेसन में है ही, थोड़ा सा चेंज किया है वो देखिए आंसर क्वेश्चन को देखकर। ऑन स्पेशल ओकेजन्स Mr. Hamel had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap and all embroidered, और सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड होता था। इस तरह से मिस्टर हैमल स्पेशल ओकेजन पे ड्रेस पहनते थे। अभी जितने क्वेश्चंस हुए हैं वो आपको चेक तो कर लेने हैं पहले आप लोगों को कि आपने सही टिक किए थे क्या,
और अगर वो सही है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का हिस्सा देखकर मैंने कैसे लिखवाया है उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप फेयर में लिखिए। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे। सो हैव अ गुड डे बच्चों।